चलो ध्यान देना, सीधे बैठो आर्यन। अरे शुभम जो भी है, चैप्टर अपना फर्स्ट हुआ था, ध्यान से सुनना। आपकी दो बुक्स थी, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो जो फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर था, ए लेटर टू गॉड, उस चैप्टर में दो पोएम है, ठीक है। उन्हीं में से एक पोएम करा रहा हूँ। चैप्टर वन लेटर टू गॉड कंप्लीट हुआ था, उसके बाद उसमें पोएम थी जिसका नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। उसी को पढ़ेंगे, ध्यान देना। एग्जाम में पोएम में क्या क्या पूछा जाता है तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। पहली बात आती है उसमें पोएम का नाम, मान लो इतनी लाइन लिख के दे देगा, फिर वो पूछेगा फ्रॉम विच पोएम, या व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोएम, या फ्रॉम विच पोएम दिस लाइन हैज बीन टेकन, किस पोएम से ये लाइन ली गई है। तो आपको पोएम का नाम याद रहना चाहिए। फिर वो पूछ लेता है हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का कवि कौन है, तो आपको उसका कवि भी याद रहना चाहिए। तो आज के बाद हर चैप्टर में लगभग, जो फर्स्ट फ्लैट बुक है उसके हर चैप्टर में पोएम दी गई है। तो जब भी पोएम पढ़ाऊं तो दो चीजें जल्दी याद करनी है, एक तो उसका नाम और दूसरा उसके कवि का नाम, ठीक है कि नहीं, ध्यान देना। तो चैप्टर वन की जो पोएम है उसका नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। बेटा अब इधर ध्यान दे दो। अब डस्ट ऑफ स्नो लिखी किसने है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कौन है, पोएट है, यानी कवि कह सकते हो। अब डस्ट ऑफ स्नो होती क्या है, स्नो का मतलब होता है बर्फ, सब जानते हो। और एक होती है नॉर्मल जमी हुई, वो तो आइस हो गई। जो पानी के रूप में ऊपर से बर्फ के रूप में बरस रही है वही क्या है, स्नो है। क्या है, और बिल्कुल धूल की ऐसी होती है, बहुत मखमल टाइप की, मतलब तुम ऐसे भर लो बहुत हल्की रहे, जैसे धूल से खेलते हैं ऐसी होती है। तो उसे क्या कहते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है कि नहीं। जो बरस रही होती है ऊपर से, स्नोफॉल कहते हैं उसे। हाँ। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब समझ में आ गया, बर्फ के छोटे छोटे जो कण होते हैं वही क्या कहलाते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। किसी ने शायद मेरा वीडियो देखा हो, एक वो मनाली वाला, उसमें देख रहे होगे डस्ट ऑफ स्नो ही है, ऊपर से बरस रही है, स्नोफॉल हो रही है, बर्फ बरस रही है। और बारिश तुम देखोगे ऐसे बर्फ उठा लो, पता नहीं चला, ये लग रहा है रुई उठाए घूम रहा हूँ मैं। वही क्या है, डस्ट ऑफ स्नो है, ध्यान देना। द वे अ क्रो, छोटी सी पोएम है, बस 8 लाइन में पोएम खत्म है आपकी। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी। अब इसमें क्या है, चारों लाइन समझना, फिर उसके बाद बताऊंगा। यहाँ पहले वर्ब है सूक, ये सेक की मैन वर्ब है, SHAKE। सेक का मतलब हिलना, सेक की सेकंड फॉर्म सू। तो द वे मतलब जिस तरीके से, एक कोए ने, बेटा क्या दिक्कत है, अब बात नहीं होनी चाहिए। द वे अ क्रो, क्रो का मतलब कोआ, सूप डाउन ऑन मी, उसने क्या है, वो कौवा जो था एक पेड़ पर बैठा था, पेड़ का नाम क्या है, ठीक है। तो मान लो कोई पोएट है जो पेड़ के नीचे बैठा है, कौन से पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे। उसके डालियों पे आके कौवा बैठ गया, और जब वो बैठेगा उस डाली पे तो उसकी डाली थोड़ी सी हलेगी कि नहीं, उसके पत्ते हलेंगे। या फिर पहले से बैठा हो, वहां से वो जैसे ही उड़ा हो तो थोड़ी सी डाली हलेगी, और डाली हिलेगी तो उनके पत्तों पे जो बर्फ जमी है वो गिरेगी कि नहीं नीचे। तो वो जैसे ही पोइट के ऊपर गिरती है तो उसका मूड बदल जाता है, ठीक है। अब कैसे गिर रही है, तो पहले 4 लाइन का मतलब समझना। द वे अ क्रॉस सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिस तरीके से, वे का मतलब यहाँ क्या है, तरीका, जिस तरीके से एक कौवे ने सूक डाउन यानी बर्फ को नीचे हिला दिया, ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो,
जो दृष्ट यानी बर्फ जमी हुई थी उस पेड़ पर, जैसे उसने पेड़ को हिलाया वो कहाँ गिरी, इसके ऊपर। कौन से पेड़ से? अब देखो, हेमलॉक ट्री जो होता है एक्चुअल में वो कैसा होता है, पॉइजनस ट्री। ये जहरीला पेड़ है। कैसा? अब जहरीले पेड़ के नीचे बैठा है आदमी, क्या वो खुश होगा? जब आदमी बहुत दुखी होता है तो उसको पता नहीं चलता मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, होता है कि नहीं? तो यहाँ दो शब्द बताए गए पोएम में, ध्यान रखना। पोएम में क्या रहता है, बोलता कम है, हमें समझना ज्यादा पड़ता है। पोएम होती ऐसी है। हेमलॉक ट्री उसने इस पोएम में यूज क्यों करी, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा। कहने को वो और भी पेड़ तो ला सकता था, आम का पेड़ बोल देता, मैपल का, ओक का, जो ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, उनके पेड़ों का नाम ले देता। लेकिन इसने उन पेड़ों का नाम नहीं लिया। उसने कौन सा पेड़ आजमाया? कारण क्या था उसका? उसका कारण ये था कि ये कैसा ट्री है, जहरीला ट्री है। दूसरी बात, इसमें ये किसके बारे में बात कर रहा है, कौवे के बारे में। क्या तुमने सुना है किसी पोएम में कौवा आया हो? एक ही सुना होगा, वो प्यासा कौवा। अभी भी प्यासा है वो। आपने नोटिस किया जब भी कोई पोएम आती है तो पोएम में ज्यादातर कोयल की बताएंगे, मोर की बताएंगे, यानी अच्छे अच्छे जो पक्षी होते हैं उनकी बताते हैं। कौवे के बारे में कोई भी पोएम नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता? एक तो रंग से काला है, दूसरा आवाज भी उसकी बहुत ज्यादा कर्कश है, मतलब चुभती है, ज्यादा बोलेगा तो बस सर में दर्द होने लगा, तुम भगा दोगे उसे। इस पोइट ने कौवे का और हेमलॉक ट्री का प्रयोग आखिर क्यों किया? क्वेश्चन क्या है, इस पोइट ने कौवे का और हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि वो बताना चाहता है कि पोइट का मूड कैसा है, सैड है। कैसा है? दुखी है, वो परेशान है, किसी चीज को सोच रहा है, मन उसका उदास है। ये बात पता चलती है किस चीज से, एक तो क्रॉस है और, चलो 4 लाइन का क्या मतलब है फिर से समझना। तो वो दुखी था बेचारा, उदास था पोइट, आके बैठ गया हेमलॉक ट्री के नीचे। कौवे ने जैसे ही डाली को हिलाया उस पे से डस्ट ऑफ स्नो इसके ऊपर गिर गई। जैसे ही वो गिरी, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी इसका मन थोड़ा प्रसन्न हुआ और इसका जो मूड है वो क्या हो गया, पहले दुखी था अब ये कैसा हो गया, खुश हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बचा लिया, ऑफ अ डे, एक दिन का, आई हैड र्यूड, र्यूड का मतलब जो मैंने पश्चाताप में बर्बाद कर दिया था। कहना क्या चाह रहा है समझना। जैसे मान तुम्हारा मन दुखी है तो कुछ भी करने का मन करता है नहीं, या तो डले सोते रहोगे, फालतू बैठे रहोगे, मतलब मन करेगा ही नहीं, जो दिन है पूरा खराब निकल जाएगा। लेकिन आपका मूड हो गया सही, सही हो गया, फिर आपने गेम खेल लिया, मूवी देख लिए, घूमने चले गए, तो उस दिन का इस्तेमाल कर लिया कि नहीं। तो ऐसे ये क्या कह रहा है, सेव्ड सम पार्ट, कुछ हिस्सा बचा लिया, ऑफ अ डे, एक दिन का, आई हैड र्यूड, र्यूड का मतलब यहाँ क्या बताया, रिग्रेट मतलब पश्चाताप। तो जो पश्चाताप में था, किसी दुख में था, तो उससे ये बाहर निकल आया और पूरा दिन बर्बाद होने से बचा लिया। तो ज्यादा कुछ नहीं है, अगर पूरे पोएम की बात करो तो 2 लाइन में खत्म होती है कि एक पोइट है, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है, जैसे ही कौवा किसी डाली को हिलाता है उस पर डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है, जैसी डस्ट ऑफ स्नो गिरती है उसका मन जो दुखी था वो खुश हो जाता है, उस स्नोफॉल को होते हुए देख के उसका मन खुश हो जाता है, और जो दिन वो बर्बाद कर रहा था अब वो दिन बच जाता है, उस दिन को एंजॉय कर सकता है। इतनी सी आपकी पोएम है। इस पोएम में आपको 3 मीनिंग लिखनी है। क्या? हेमलॉक हेमलॉक ट्री कैसा पेड़ होता है, जहरीला। सूख सेकंड फॉर्म काय की है, और र्यूड का मतलब क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट। तो आप नोटबुक में डालो पोएम चैप्टर 1, पोएम 1, चैप्टर 1 की पोएम 1 है, जिसका नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। लिखी गई किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। आपको ये पोएम नहीं लिखनी पूरी, केवल डालना चैप्टर 1, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट हैं। और क्या लिखना है,
आता है ज़्यादा इधर आपस में गए केवल बोर्ड पर ध्यान आपस में बातचीत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या क्या लिखना है फिर बता रहा हूँ। पोएम का नाम, उसके पोइट का नाम, ये इतनी पोएम आपको नहीं लिखनी, केवल क्या लिखना है, पोएम का नाम और पोइट का नाम। ये तो आपको समझ में आ गया। इसको नहीं लिखना, इसके क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगा। और इधर इसमें जो मीनिंग आई, ये 2-3 मीनिंग थी, तो ये मीनिंग लिख लो। ये पोएम आपको नहीं लिखनी। पोएम तो आपकी किताब में दी गई है, वो तो आपने किताब अभी खरीदी नहीं है। ट्रिकी की अच्छा कुछ रह गई हैं, दिखा दे। हाँ नहीं, पेड़ में जो फल लगते हैं वो जहरीले होते हैं। वही वाले मान लो धतूरा या फिर अकौआ, वैसे नहीं है लेकिन टच करोगे उसके उन चीज़ों से तो फिर आपके में पॉइजन फैलेगा। तुम भी जुआ से आते हो? जुआ से तीनों? हाँ वो तो पता है। तुम कहाँ से आते हो? गुवाहाटी से। और तुम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से? हो गया होगा। अच्छा हिंदी लिखनी हो तो लिख लेना, हेल्ड इन रिग्रेट का मतलब पश्चाताप में रहना या पश्चाताप में होना। या दुख में होना भी कह सकते हो, यहाँ पश्चाताप में होना या दुख में होना। अच्छा वैसे अगर कोई कहे तो रियून, रियून का मतलब होता है बर्बाद करना, RUIN। उस रियून का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। तो यहाँ अगर देखा जाए उसी से र्यूड शब्द बन गया है, तो समय वो क्या कर रहा था? बर्बादी तो कर रहा था। यहाँ तक समझ में आ गया? मनाली के फर्स्ट ब्लॉग में आपने देखा बर्फ देख रहा। कैसी भी ये देखो पेड़ दिख रहे हैं, इन पे क्या जमी है? इसी को कह सकते हो डस्ट ऑफ स्नो।
और इन वादियों को देख के लगता है जैसे आप इंडिया में हो ही नहीं। देखना कितनी और हल्की बर्फ बर्फ में है। जाके बस बर्फ से मैंने खेलना चालू कर दिया एक 4 साल के बच्चे की तरह। अभी देखना बरसे की बर्फ। तो भाई स्किम करेंगे, मैं भी स्किम करूँगा और ये भैया जूता पहना रहे हैं स्किम के लिए। देख सकते हो और इसकी के लिए हमें पे वो करना फिसल पड़ा। चलाना किसी आता है मुंह के बल गिरे। 1000 मांग रहे थे इसका। अब अनलिमिटेड कितने की सलाह बट बारगेन तो किधर है ये बहुत कुछ बाकी है। देखिए आगे आगे बताएगा। और इसके बाद मैंने फिर से प्रयास किया और शुभम से बोला कि मेरी वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड करना, मैं स्क्रीन करूँगा। लेकिन यहाँ शुभम मेरी वीडियो बनाता था, मैं खुद पहना हुआ था और खुद ही बर्फ़ में गिर गया और बर्फ़ में मोबाइल मेरा नीचे ही दब गया। देखिए ये गया और खुद भी ना खड़ा हुआ है ना मेरा मोबाइल उठा रहा है। मोबाइल मेरा बर्फ में घुस गया। नीचे है पूरा का पूरा दब गया और खड़े। और फिर हमको कुछ ज्ञानी लोगों ने सलाह दी असली बर्फ दिखाऊं तो मैं चोटी पे जो बर्फ मिलती है ना बहुत ऊंचाई पे ले गया। उसके बारे में सब बयान नहीं कर सकता, आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ वो गोंडोला राइड होती है, बाकी आप जो वो भूल भुलैया 2 में जाता है वो, उसका वो बैग छूट जाता है, बॉम बॉम कहते हैं, वो यही गोंडोला राइड थी वो। इसमें मैं बैठा हुआ हूँ अंदर। सेकंड वाले गोंडोला राइड में और वो सोचती है लड़की कायरा एडवाणी की क्यारा एडवाणी, तो वो सोचती है कि इसमें कुछ अब यहाँ जो बर्फ जमी होगी देखो बर्फ की क्या हालत है। और जो पेड़ों पे जम रही है यही क्या है, डस्ट टॉप स्नो। कुत्ता घूम रहा है बर्फ वाला। ये देख सकता है भाई मेरे साथ खेल रहा है। चलो चलो आगे चलो कुछ होगा अब तुम्हें ये लग रही है ये धूल है, ये बर्फ की धूल है, यही डस्ट टॉप स्नो है, बहुत ताज़ी होती है। ये बंद करना पड़ेगा अच्छे से चलना। पूरा पूरा ऐसा नहीं होता है। देख रहा क्या हालत है, देखो पैर घुसाते हुए जा रहा है वो। ये भाई जी को रास्ता बना रहे हैं भागने के लिए। और वहीं पहुंचूंगा जहाँ से मुझे आया है। इसमें बनाते हैं और ये बहुत ऊंचा उड़ता है ये। बहुत छुपा कर आया, नेट नहीं है। आपको यहाँ से लग रहा है बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। और अब मेरा नंबर है, अब मैं यहाँ से उड़ने वाला हूँ तो नजरें टिकाई रही है और मैं आपको बताता हूँ आसमान की। अरे ऊपर उड़ता है, गिर गया तो कुछ नहीं बचेगा। देखना कहाँ पहुँच गया। देखो बर्फ की वहाँ क्या हालत है। हाँ ऊपर नीचे आने के 4000 लगे थे। पैराग्लाइडिंग 4000 रुपए की थी बेटा।
बस। बात पे आते हैं, तो यही आपके हेमलॉक ट्री है जो आपको वहां भी दिख रहे थे। ठीक है, आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलो पहले समझ लो अब इतना, अभी 2 मिनट में लिख लेना, फिर याद करा दूंगा। देखो इधर, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, पहला क्वेश्चन है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज द पोइट से, कवि, व्हाट मतलब क्या, पोइट मतलब कवि, से मतलब कहता है। तो पोइट क्या कहता है, हैज चेंज्ड हिज मूड, किस चीज ने उसका मूड बदल दिया। डस्ट ऑफ स्नो नहीं तो बदला, जो पेड़ पे से ऊपर से गिरी तो उसने उसका क्या कर दिया। इधर देख ले बेटा, इधर बोर्ड पे निगाह। तो व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज द पोइट से, पोइट क्या कहता है, हैज चेंज्ड हिज मूड, जिसने उसका मूड बदल दिया। आगे क्या पूछ रहा है, हाउ हैज द पोइट मूड, पोइट का मूड कैसे बदल गया या चेंज हो गया, ये क्वेश्चन है। अब एक ही में उसने 3 क्वेश्चन पूछे, तो तीनों के जवाब देने पड़ेंगे, ध्यान से सुनना। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है फाइन पार्टिकल्स। यहाँ फाइन का मतलब आपने अच्छा पढ़ा होगा, यहाँ फाइन का मतलब छोटे छोटे कण भी होता है, ठीक है कि नहीं। पार्टिकल्स का मतलब कण, और यहाँ फाइन का मतलब है छोटे छोटे। कई जगहों पे आपको टाइनी लिखा मिलेगा, TINY, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपको फाइन लिखा मिलेगा, तो मैंने फाइन ही लिखा है। फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो, फ्लैक्स ऑफ स्नो का मतलब भी बर्फ जो होती है ना, एक तो होता है छोटे छोटे धूल जैसे, एक होता है बर्फ जम जाती है इतनी बड़ी रुई जैसी उड़ की आती है, ठीक है कि नहीं, उसी को क्या कहते हैं, फ्लैक्स ऑफ स्नो। तो द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स क्या, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्नो मतलब बर्फ के छोटे छोटे कण, और फ्लैक्स ऑफ स्नो। अब ये पूछ रहा है उसका मूड कैसे बदला, तो हमने कहा द सडन शावर, सडन का मतलब अचानक से, शावर का मतलब रिमझिम बारिश हो जाना, लेकिन किस चीज की, बर्फ की, डस्ट ऑफ स्नो की। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, अचानक से हुई बर्फ की बारिश ने क्या कर दिया, क्या, पोइट का। ठीक है, अब जो उसने पूछा था कि हाउ हैज द पोइट मूड चेंज्ड, पोइट का मूड कैसे बदला, तो दुखी था, फिर वो कैसा हो गया। तो द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू, उसका मूड बदल गया दुखी से कैसी ओर, उसकी ओर। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, फील का मतलब महसूस करना, फील की सेकंड फॉर्म, उसे कैसा महसूस हुआ, रिफ्रेश मतलब ताज़ा महसूस होने लगा, क्योंकि पहले दुखी था, फिर जब खुश हो गया तो ताज़ा लगने लगा। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द, और एंजॉय करना चाहता था बचा हुआ दिन। आंसर समझ में आ गया, तो लिख लो, फिर याद कराता हूँ।
चलो लग गया क्या? याद करना। देखो इधर सुन लो, एक बार में हो जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, क्या बोला? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स क्या? फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ। अच्छा सुन लो, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है और इतना ही क्वेश्चन पूछ ले तो आप इतना ही लिखना, फिर आगे की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो पोएम दे दी और पोएम में पूछ रहा है, अब इसमें बताओ व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, तो पूछ ही एक नंबर का रहा है तो आप इतना लिख सकते हो, बस आपका आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं? तो क्या? फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो, सिंपल है ना? क्या बोला?
द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स, और दो मीनिंग, फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। कौन कौन सी दो मीनिंग? फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ। आंसर हो गया एक का। पूरा क्या बोला? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। ठीक है इतना? कोई दिक्कत? कौन सी लाइन बोली? सलोनी बोलना। फ्लैक्स ऑफ स्नो। सिंपल है। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। सिंपल है यहां तक? आगे देखना बेटा, कॉन्टिन्यूअस बातचीत नहीं होनी चाहिए, लास्ट बार कह रहा हूं। पढ़ाई में आप बात करोगे आपस में तो यहां जो करा रहा हूं वो भूल जाओगे। द सडन शावर, क्या बोल रहे हैं? इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में? द सडन शावर, अचानक से हुई। शावर मतलब बूंदाबांदी, किस चीज की? एक तो होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के रूप में पानी बरस रहा है, पानी की रेन ड्रॉप्स, बूंदे बरस रही हैं, लेकिन यह पानी की बूंदे नहीं है। कौन है? डस्ट ऑफ। तो द सडन शावर, क्या बोला? इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। इसने क्या कर दिया? चेंज्ड द पोइट्स, बदल दिया क्या? पोइट का। सिंपल है। सडन शावर, अचानक से हुआ शावर, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। उसने क्या कर दिया? चेंज पोइट्स। पूरी दो लाइन बोलना आराम से। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। सिंपल है क्या? सडन शावर किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, क्या कर दिया? चेंज्ड द पोइट्स। दो लाइन हो गई सबको? यहां तक कोई दिक्कत? अब बोर्ड पे बिल्कुल मत देखना, ठीक है कि नहीं? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। The sudden shower in the form of dust of snow changed the poet's mood. सिंपल है यहां तक? पोइट का मूड बदल दिया। अब कैसे बदला? सैड टू हैप्पी, इतना ही तो याद करना है। पोइट्स मूड चेंज्ड, पोइट का मूड बदल गया फ्रॉम सैड टू। कितनी बड़ी लाइन है? द पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। पूरा बोल रहा है। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड पोइट्स मूड। द पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। क्लियर है यहां तक? अब हमने बचा क्या? ही फेल्ट रिफ्रेश, उसने कैसा फील किया? रिफ्रेश मतलब ताजा महसूस किया, और वांटेड चाहता था एंजॉय करना, रेस्ट ऑफ द डे मतलब बचा हुआ डे। तो ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। आप केवल सुनना, मन में बोलना, ठीक है? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। The sudden shower in the form of dust of snow changed the poet's mood. The poet mood changed from sad to he felt refreshed and wanted to enjoy. समझ गए? सुना दो अपने मन से, किसको सुनाना है? हाँ सुना दो। वेरी गुड। हाँ और कोई सुनाओ।
महालक्ष्मी। चेंज। वेरी गुड। अंकिता। मीन्स फाइन पार्टिकल्स। एक बार पढ़ लेना, शब्द भूल गई हो। एक बार लास्ट बार बोलना सब लोग आराम से, ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो changed the poet's mood. The poet's mood changed from sad to happy. He felt refreshed. Enjoy the rest of the। लगभग सबको हो गया। थोड़ा बहुत कोई कमी बची हो फिर कह रहा हूँ, जितने क्वेश्चन यहाँ याद कराऊं, घर पे आके 5-10 मिनट पढ़ो और लिख के देख लो, तो लंबे समय तक बना रहेगा। फिर अपन जब टेस्ट देना होगा या साल भर में कभी भी पढ़ेंगे तो याद जल्दी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन नोट करें। अच्छा, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन ये है मेन। वो बोल रहा है हाउ डज द फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम। प्रकृति को उसने कैसे प्रेजेंट किया, कैसे आपके सामने लाया, प्रकृति के बारे में क्या बताया। फिर प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, उनके जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है। ऐसे 3 क्वेश्चन है, तो पहला ये लिखना, यही लिख लो। ऊपर का लिख के फिर इसी को लिखो डायरेक्ट, जो लिखा है पूरा नोट कर लो। पेपर में ये क्वेश्चन नंबर ए लिखा है, ऐसा आएगा तुम्हारे में। क्वेश्चन नंबर ए लिखा है व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम्स। ये क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे पेपर में, वो उसी का पार्ट है। मैंने कहा अपने फैमिली के बारे में बताओ, फिर मैं लगा क्वेश्चन नंबर 1 अपने पिताजी के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 पिताजी के प्रोफेशन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 माताजी कहाँ से बिलोंग करती है। तो क्वेश्चन उसके अंदर डाल दिए उसने। हाँ, नोट करो इसको।
कल क्या कराया था? क्वेश्चन हो गए थे कुछ? स्टैंड है।